25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। जो अगली हिकमत अमली हमारी कि हम यहाँ पे आएंगे, जलसा करेंगे या जुलूस करेंगे या क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह इमरान खान 3 तारीख को बताएंगे जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे। अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा, बगैर तय करे इंशाल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है। एक तरफ अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़िद है कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इलेक्शंस कॉल नहीं होंगे, और दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें आज काफ़ी दिनों की कन्फ्यूजन के बाद कुछ अहम फैसले जो हैं वो नज़र आए हैं। पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। उन्होंने ये कहा कि पेशावर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए 3 रोज़ में वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये कहना चाहते हैं कि वो अब न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें, यानी कि गैर जानिबदारी का अगर ऐलान आया है सामने तो अब उस पर ही कायम रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज जो अपनी मीडिया टॉक की उसमें काफ़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद आने के बाद की जो हिकमत अमली है उसका ऐलान इमरान खान साहब 3 जून को करेंगे। 25 मई से लेके 3 जून तक क्या धरना सिर्फ रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ये तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। ये दूसरी तरफ ऑब्वियसली हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से भी बहुत क़यासराई हो रही थी, मगर आज फाइनली ये इत्तला सामने आई है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत की और ये फ़ैसला किया कि वो अब हुकूमत में रहेंगे, जल्दी इलेक्शंस कॉल नहीं करेंगे और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। नवाज़ शरीफ साहब ने भी जिन्होंने इस इजलास में न सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्होंने भी तौसीक की इस फैसले की, और वो भी अब एग्रीड है कि जो इलेक्शंस है वो जल्द नहीं होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद ने ये भी फैसला किया है कि जो मुश्किल मुआशी फ़ैसले हैं वो भी अब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, मगर उसको निमटने के लिए उन्होंने हुकूमत को कहा है कि वो एक प्लान बनाएं और डिस्कस किया जाए। इस सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हुकूमती इत्तेहाद का जो फ़ैसला है अपनी मुद्दत पूरी करने का, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आमिर डोगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA से इनका ताल्लुक़ है और ये भी अब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डोगर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने कॉल दे दी, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे सब, बस तारीख का सिर्फ इंतज़ार था, वो भी इमरान खान साहब ने बता दी। पर सर जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि जो अगली हिकमत अमली है उसका ऐलान इमरान खान साहब
इस्लामाबाद पहुंचकर 3 जून को करेंगे। तो सर ये कोई आप हमसे तफसील शेयर कर सकते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ 3 जून तक आपका धरना होगा, उसके बाद या आप कोई और कदम उठाएंगे या आप इस्लामाबाद से शायद बाकी मुल्क में फैल जाए? मतलब कि ये क्यों 3 जून का जिक्र किया? सबसे पहले तो जो बात है वो असल ये है कि 25 तारीख को इंशाल्लाह अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद में आएगा और ये लाखों की तादाद में होगा और इतने बड़े धरने की पाकिस्तान में माजी में कोई नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह के जो एक रिकॉर्ड एक फ़ेज़ पहला मुकम्मल किया इन जलसों का, जो पूरे पाकिस्तान में पिछले 14 दिनों में 10 बड़े जलसे किए और आखिरी जलसा अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं ख़ुद मेज़बान भी था और मैं उसका ऑर्गेनाइज़र भी था अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान का जलसा जिसमें कमोबेश 4 से 5 लाख लोगों ने मोबिलाइजेशन की और उस दिन भी लाखों लोग बिल्कुल बेताब थे कि हमारे लीडर इस इनकलाब जिसकी सदाएं आ रही हैं कब हमें दावत दे कि हम उस इनकलाब के रास्ते की राही बने। अब मुतालबा सिर्फ एक ही है, हिकमत अमली कोई नहीं कि हम यहाँ आकर बैठेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमें नए इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और वो इलेक्शन साथ ये भी ज़रूरी है कि साफ़ और शफाफ हो, क्योंकि हमारा मैंडेट शब खून मारकर चुराया गया, एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया और आज कमोबेश 50-60 दिन हो गए उस हुकूमत को जिसकी कहीं कोई रेट नहीं है। सूबा पंजाब में अमलन हुकूमत हवा में है और मरकज़ की हुकूमत की जो माशी पॉलिसियों की वजह से आपकी जो मईशत है वो ICU में चली गई है। आज डॉलर 205 रुपए का भी नहीं मिल रहा। जी डॉक्टर साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बट अगर फवाद चौधरी साहब आज 3 जून का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग आ तो रहे हैं मगर आप लोगों को भी ये मालूम है कि अभी हुकूमत जो है वो आपके प्रेशर के नीचे नहीं आएगी, वो कोई ऐसा ऐलान नहीं करेगी। और सर जलसे ऑब्वियसली आप लोगों के बहुत बड़े हो रहे हैं मगर सर गर्मी में जलसा करना इशा के बाद और इशा के करीब एक चीज़ है, इस गर्मी में धरना देना इस्लामाबाद में वो भी दिखाएंगे आप। बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग होगा। तो सर ये 20 मई सख्त धूप और गर्मी, मुल्तान की गर्मी मशहूर है। 3 बजे पंडाल फूलता, 3 बजे, और उस दिन दर्जा हरारत 40-46 था। तो जब अवाम सरों पे कफन बांध लें और जो इमरान खान के जान निसार हैं सरफरोश हैं, गर्मी सर्दी तूफ़ान इनकलाब के रास्ते में रुकावट नहीं होता। जो उसमें गंदे अंडे थे, जो ज़मीर फरोश थे, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, वो चले गए। अभी सब जान निसार है और तो ये एक जहाद है। बैठे रहेंगे 126 दिन से भी ज्यादा का धरना करेंगे जी। हम बैठे रहेंगे जी, हम बैठे रहेंगे। हमारा बैठना एक आईनी और जमहूरी हक है। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक इलेक्शन की डेट का ऐलान नहीं हो जाता, और उस ना वक्त हुआ तक तो हम बैठे रहेंगे और बैठ के आपको दिखाएंगे। अच्छा ना हुआ तो फिर जो मुल्क के अभी हालात हैं 50-60 दिनों में मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क मेरे बुजुर्गों ने, आप सब ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया था। अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत जो मुआशी अहदाफ भी मुकम्मल कर रही थी और आवाम को भी अब उसके सम्राट 3.5 सालों के बाद मिल रहे थे और मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब जा रही थी, इंडस्ट्री भी चल रही थी, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, रुपया भी किसी हद तक मुस्तहकम हो रहा था। सही, तो ये पंगा लिया क्यों? ठीक है सर, यही बात पूछते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब से। मुर्तज़ा साहब, सर ये वैसे सवाल तो बड़ा जायज़ है, जो आप लोगों ने ये फैसले नहीं करने थे जो पिछले महीने में नहीं किए, तो केड़ी लोड़ सी सर पंगा लैंड दी? नहीं, तो इससे पहले जो इन्होंने पंगा लिया था, जब इनको पता चल गया था, जब इनको अंदाजा हो गया कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, और उसके बाद जो ना उन्होंने जो ना वो बारूदी सुनने बिछाना शुरू कर दी, जो इन्होंने अपने सर वो उन्होंने तो अपने लिए अपने फायदे में बिछाई ना, तो आप लोग क्यों जाके उन पे लेट गए हैं? ना आप प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, ना IMF से नेगोशिएशन हो रही है, इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों पे इतनी तनकीद हो रही है, तो सर क्या जरूरत थी फिर? आप अब ये भी फैसला नहीं कर रहे थे कि इलेक्शंस करने हैं कि नहीं करने? बात अपने फायदे और नुकसान की नहीं, बात क्या है
ये इन्होंने कौम के नुकसान में जो है एक काम करके गया, मुआहदा इन्होंने खुद किया IMF से और उसको वायलेट करके और उस मामले को लंबा करके वो इस निजाम तक पहुंचा गया जहाँ पे जो है वो अब हमको वो भुगतना पड़ रहा है। तो सर अब आप भुगतने को तैयार हैं? क्या आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि आप इलेक्शंस नहीं कर रहे? हम उनको भुगतेंगे और ये भी आ जाए तशरीफ लाए, हम इनको जो है फेस करेंगे। हमने फैसले कर लिए जो फैसले करने थे, आए अब ये तशरीफ लाए हमारे। नहीं सर, बट ये बताएं कि आपने देर नहीं की सर। ये जो 5-6 हफ्ते की ताखीर है सब्सिडी हटाने के ऊपर, अब सर ये जो डॉलर जो है इस वक्त 200 रुपए पे पहुंचा है, ये तो सर अब आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना? आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में कोई गवर्नर मौजूद नहीं, ये किसकी वजह से है? आपने तो ये जान तो उन्होंने किया हुआ है जो दस्तूरी ओहदों पे बैठे हुए हैं और इनके लोग हैं, वो पाकिस्तान सर फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी हुकूमत के पास है, वहां ये ना तो कोई कोर्ट जा रहे हैं ना ये आपको रोक रहे हैं फैसला करने से। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल इशू पे बात करें, सब्सिडी आप लोगों ने नहीं हटाई, आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सब्सिडी हटाने से नहीं रोका, ना कोर्ट्स ने रोका है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जो वो इंटरलिंक है, जो हमको जो है ना वो अकेले में जो है ना आइसोलेशन जो है ना वो वाच में नहीं थी। अब हमने तहिया कर लिया है कि हमने आगे बढ़ना है और हमने ये मुद्दत भी पूरी करनी है। तो ये जिन असम्बलियों को इन्होंने खुद कहा था कि ये जो है ना उसकी ये असम्बलियाँ जो है लीगल हैं, तो ये खुद फरमा रहे हैं कि उसमें से गंदे अंडे निकल गए हैं। तो ये गंदे अंडे निकल गए हैं तो हम अभी बाकी आगे मामला लेके चलेंगे और इसको जो है ना वो पूरे कौम को जो है ना वो इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिनों में हम फैसले करके बताएंगे। अभी फैसले करने हैं सर 2-4 दिनों में आपने? जी फैसले हमारी तरफ से हो गए हैं। जाहिर है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है, गवर्नमेंट ने उसको अमली जामा पहनाना है। अब मसला ये है कि 25 दिन को ये हर मामले में सदर साहब जाया कर सकते हैं ना, 15 दिन एक मामले में जाया करते हैं, 10 दिन दूसरे मामले में जाया करते हैं। तो वो हमारे लिए जो बारूदी रुंगे हैं उसको भी एहसास करिए। आज तक पंजाब में इन्होंने गवर्नमेंट हमको नहीं बनाने दी। सर ये पूछते हैं ना डोगर साहब से, एक इबादत जाती है उसके ऊपर सदर साहब जो है ना वो बैठ जाते हैं, पूरा वजन डाल के बैठ जाते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है। ठीक सर, ये जरा पूछने देना डोगर साहब से कि वो क्यों आपके ऊपर उन्होंने इतनी मजबूरियां ला दी। डोगर साहब क्या कर रहे हैं आप लोग पंजाब में? ना आप गवर्नर तब्दील उनको करने दे रहे हैं, ना आप उनको हुकूमत बना रहे हैं। कितने खराब हैं आप लोग। पहली बात यह है कि 5 रुपये बिजली की कीमत फी यूनिट कम करना और 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करना कोई बारूदी सुरंग नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5-4 साल अपनी मेहनत से जो मईशत को बेहतर किया, तो हमने अपने टारगेट्स अचीव किए और जो रेवेन्यू टैक्सेस से जो हमारी कलेक्शन है वो बहुत बेहतर हो गई थी, जिसका हमें अंदाज़ा था कि अब हम जब कौम टैक्स दे रही है और रोशन डिजिटल अकाउंट में अरबों रुपये आ रहे हैं और आवाम का एतमाद मईशत का के ऊपर आ गया है, कारोबारी लोगों का एतमाद आ गया, तो हमने वो कम किया। अब ये कहते हैं कि बारूदी सुरंग है। और जो सर आपको पता था, आप लोग अब माने ना माने, आपको मालूम था कि IMF से कितने मसाइल होंगे ये सब्सिडी देने पे। IMF के मसाइल तो हैं, IMF के पास तो हम बाअमर मजबूरी गए। अब ये रोते क्यों हैं? क्या इनको नहीं पता था? इनको इन हालात का नहीं पता था? अब ये कहते हैं, अभी मुझे इनके बड़े सीनियर एक फेडरल मिनिस्टर मिले हैं अभी मेरे आने से पहले, मुझे कहते हैं कि हम ये ढूंढ रहे हैं वो बंदा कि हमें धक्का किसने दिया। मैंने कहा धक्का आपको आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने दिया। इस वक्त सबसे रिलैक्स तो आसिफ जरदारी है ना, और गालियां PMLN को पड़ रही हैं। आज भी इनकी असेंबली कामरान साहब, सर ये जरा कामरान साहब से इस पे रिस्पांस तो लेने ने, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मेरी बात मुकम्मल होने देना। राजा रियाज जिस असेंबली का अपोजिशन लीडर होगा, जो जिंदगी में पहली और आखिरी दफा PTI के टिकट पे MNA बना है, जो काउंसलर नहीं बन सकता, और 20 हमारे वो लोटे जो PTI के टिकट पे 10 तो वो हैं जो पहली बार ज़िंदगी में MNA बने, और 10 वो हैं जो पिछली बार एस्टेब्लिशमेंट ने PMLN के साथ तोड़ के हमारे साथ बिठाए थे। तो ये वो 20 बंदे हैं जो ट्रक की बत्ती के पीछे सर आप मान रहे हैं कि हमें लगाया हुआ था तोड़ के आपके साथ 100%। कौन है सर? इनका नाम ले। नहीं सर, ये सारे के सारे, ये कौन थे? ये सारे के सारे देखें, ये जो 10, 12, 15 बंदे हैं, ये वो हैं जो PMLN में इन्हीं दिनों में, मैं पिछली असम्बली का भी मेंबर था जब पैनामा लीक हुई और जब नवाज शरीफ साहब डाउन हुए और
खाकान सुन तो लो ना, खाकान अब्बासी साहब जब आए तो ये 10 के 10 वो बंदे जो असम्बली के मेंबर थे और रोज़ाना जाते थे और बनी गाला में पीटीआई का पटा गले में बांध कर और आ जाते थे। ये वो लोग हैं। अब ले लिए हमने, बामर मजबूरी लिए, इलेक्टेबल के नाम पे लिए, नहीं अब क्यों लिए का बात छोड़ो ना, लेकिन इसी तरह बंदा तजुर्बा सीखता है ना। अच्छा, इसको छोड़े क्यों लिए? गलतियां कर आप करके कौन, सीखते हैं। आप तो हमसे ज्यादा जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, जमहूरियत दान बनते, आपने फिर क्यों लिए? आपने वो 20 हमारे लोटे क्यों लिए? 25 आपने एमपी हमारे क्यों लिए? चलो हमारी तो पहली असेंबली की हुकूमत में तो डॉक्टर साहब और आवाम को सुने ना डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एस्टैब्लिशमेंट ने पहुंचाए तो क्या आगे भी एस्टैब्लिशमेंट ने पहुंचाए? 100%। कामरान साहब, ये जो बात 200 पर, ये कौन, ये तो आधा सच तो तूने बोल दिया ना, सच तो बोल दिया कि इनके पास। जी मैं तो, ये तो अब ओपन बात है। और एस्टैब्लिशमेंट वो तो आप मान रहे हैं ना सर, तो ना रो रहे थे, अब उस बंदे का नहीं कोई रोना नहीं रो रहे। हमने तो इससे एक तजुर्बा सीखा है, आपने भी बड़े जख्म खाए हैं, हमने तो एक तजुर्बा सीखा है कि हमें भी पिछले 1.5-2 महीने उन्होंने ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया। अगर हमें पहले दिन से एक श्योर होता कि वो अपने उन बंदों को उधर नहीं बिठाएंगे और MQM को उधर साथ नहीं मिलाएंगे, तो हम तो एडवाइस करके असेंबली तोड़ सकते थे। खान साहब के पास तो ये इख्तियार हासिल था। तो झगड़ा किस चीज़ का? इसी चीज़ का तो झगड़ा कि आपने आखिरी दिन तक हमें। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, एक और सवाल का सर जवाब दे दें। क्या उन्होंने आपको ये भी एश्योरेंस दी थी कि ये इत्तेहादी जो है दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए आप लोग इंतजार करते रहे टिल इट वाज टू लेट? ये बताए ना MQM किसके इशारे पे गई? किससे गारंटी मांग रहे थे सर आप? नहीं, आप बात किससे कर रहे थे सर जिन्होंने ये गारंटी दी? आखिरी 4 दिन पहले जब 2 बड़े आए, मैं उस वक्त खुद मौजूद था, जब एक चीज तय करके गए कि जी वो नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ होगी और आप असेंबली तोड़ देंगे, उसके ऊपर खान साहब मान गए। लेकिन मैंने जाते हुए उस वक्त उनको कहा था कि अब तो इन्होंने खुद उनको पहाड़ पे बैठाया, आप वो कहाँ मानेंगे? उस रात भी मीटिंग हुई अपोजिशन के साथ उन लोगों की, उसमें से बकौल उनके कि जी सब 75% मान गए और 2 लोग नहीं मान गए। वो सब अब बाल उस टाइम कोर्ट से निकल गई थी। ये हो ही नहीं सकता कि उनकी मर्जी के बगैर अदम एतमाद फाइल होती। ये तो उनकी मर्जी के बगैर पानी का गिलास नहीं पी सकते थे। तो इंतज़ार में थे ना कि अभी थोड़ी सी मामलात हमारे साथ बिगड़े और हम जाके उनके पैर पकड़ लें और बूट पॉलिश करें। वो उन्होंने किए, अब भुगते। हमारा तो मुतालबा है, अवाम ने अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान के साथ है, वह आशिक रसूल है, अवाम के दिल फेर दिए। ऐसा इनकलाब देखा आपने जो 1.5-2 महीने में हुआ? बिल्कुल कामरान साहब, सर अब देखिए बहुत संजीदा बात की है, सीरियस बात की है डॉक्टर साहब ने। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो दुनिया जानती है कि आपके पास भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं भेजे हैं, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। 100%। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी इंटरनेशनल मामला से जो है ना वो नेशनल पे आ गए। इनको सर इंटरनेशनल मामला से तो स्टार्ट हुई थी ना बात, नाम ले हिम्मत करें, बात तो वहीं से स्टार्ट हुई थी ना। आज हिम्मत करें, आज हिम्मत करें, आज जो है ना वो उनका नाम भी ले ले बंदे का कि इनके पास जिसने भिजवाए। नहीं कामरान साहब, आपके पास किसने भिजवाए? आप पहले ये तो माने कि वो भेजे कि नहीं भेजे। कामरान साहब आपको भी पता है कि आप सब आलाकार बने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, अमेरिका के गुलाम बने आप सब, अंजुमन गुलामा ने अमेरिका बनी और वाया कोर्ट आपने मैनेज किया। ये कौन सी बात है? ये तो ओपन बात है, कौन सी इसमें ओपन सीक्रेट है? बच्चे को पता, बाहर फ्रूट की रेडी वाले से भी पूछ लेंगे इमरान खान को किसने निकाला, वो आपको बता देगा किसने निकाला। उसका जवाब हम क्या देते? इनका एलिगेशन जो है ना वो आज पहली दफा आया है कि हम पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे थे। इंटरनेशनल वाली पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट सर कामरान साहब आप भी तो यही कहते थे ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है, उनको खड़ा किया हुआ है। सर अब तो ये तो इस सवाल का तो जवाब दें कि क्या आपने उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने आपकी तरफ भेजे वो लोग? आरफा ये मामला तो जनवरी से चल रहा था ना, जब हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ को आकर मिला और फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हुए। ये मामला कोई आज का थोड़ी है, तो जनवरी से चल रहा था। सेनेटर साहब को भी बात करने सारे सरदार इकट्ठे हुए। सेनेटर साहब थोड़ा सेनेटर साहब को भी मौका दे दें, वो जवाब दे लें सर थोड़ा सा। जी कामरान साहब, हमारा कोई रोमांस होता एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो वो JUI में ये लोग शामिल होते। JUI में तो इनमें कोई शामिल नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मान रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात थे, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बंदे भिजवाए थे, एक तो ये उस वर्जन को निगेट कर रहे हैं जो सर अब वो बंदे किस पार्टी में गए हैं फिर उधर भिजवाए एस्टैब्लिशमेंट ने?
तो वो उनसे पूछे ना। जी, और ये वही बंदे हैं जो पहले 2002 में काफ लीग थी, फिर ये नून पड़े, फिर ये चट्ठा बने, फिर ये पीटीआई आई, अब ये सो कार्ड, इनके चेहरे बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया। मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता दिनों में हमने एक दो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी हैं। लाहौर में एक मैट्रिक की जो तालिबा है उनके अगवा का मामला पेश आया। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अमीर भट्टी साहब, उन्होंने सो मोटो नोटिस दिया, 8 बजे रात के केस की समाअत की और पुलिस को कहा कि 9 बजे तक लड़की का पता करके उसको बरामद करें। जब केस की समाअत दोबारा शुरू हुई घंटे की ब्रेक के बाद, तो पुलिस ने ये बताया कि जो अगवा शुदा लड़की है उसको बरामद कर लिया गया है। इससे पहले जो 21 मई है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से भी कुछ ऐसी ही का वाक़या हुआ। उनको दोपहर को उनकी गिरफ्तारी का वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की गई और चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि रात के 11:30 बजे तक उनको पेश किया जाए और पुलिस ने यही किया। क्या हम कह सकते हैं कि ये एक नया ट्रेंड है, और ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले दिनों में बहुत तनकीद हुई एक ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोर्ट्स के ऊपर कि वो रात को खुलती हैं। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये जो 2 वाक़यात हुए हैं रात के वक्त, इस तरह प्रोसीडिंग, सर डू यू सी इट एज़ अनयूजुअल? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तनकीद की वजह से कोर्ट्स इस तरह उन्होंने इस तरह का रद्द अमल जो है वो अपनाया है, या आपके ख्याल में यू नो वी हैव सीन एग्जांपल्स लाइक दिस बिफोर इन द पास्ट? बैरिस्टर साहब, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? सलमान अकरम राजा साहब, सर आपको आवाज आ रही है? जी, सलमान अकरम राजा साहब से अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन दीज केसेस, ह्यूमन राइट्स के केसेस जो 1-2 हमने पिछले दिनों में देखे, जिसके अंदर चाहे वो सुओ मोटो हो या रिट पिटिशन हो, कोर्ट्स ने ना सिर्फ नोटिस लिया, एक्सेप्ट किया, पर काफ़ी देर से शाम को जो वर्किंग नॉर्मल आवर्स, रूटीन वर्किंग आवर्स होते हैं, उनसे हट कर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, फैसले किए गए, ऑर्डर्स दिए गए। और कुछ लोग जी सलमान साहब, सर हमने जिक्र किया लाहौर में एक मैट्रिक की तालबा के केस का, हमने शीरी मज़ारी साहिबा के केस का जिक्र किया। सवाल ये था सर कि ये क्या कोई हमें एक नया रुझान नज़र आ रहा है कोर्ट्स में कि रात के वक्त भी अदालत जो है कोई अगर बहुत अहम इशू हो तो वो खुलती है, केस होता है, या ये सिर्फ आपके ख्याल में हमेशा से होता है? वो जो पिछले दिनों में कुछ तनकीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसकी वजह से हाईलाइट ज्यादा हो रहा है ये मामला? कि देखिए, माजी में ये तो बिल्कुल होता रहा है कि छुट्टी वाले दिन भी या अदालत के बंद होने के बाद भी जज साहिबान के घर जाके भी ऑर्डर लिए गए हैं, जहाँ मामला एक बहुत अर्जेंसी का हो, किसी बच्ची के अगवा का मामला हो या कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो, तो ये मामलात होते रहे हैं और कानून में, आइन में इसकी बिल्कुल गुंजाइश है। एक जज हर वक्त जज होता है और अपने घर में भी ऑर्डर पास कर सकता है। असेंबलियां जब डिसॉल्व हुई हैं तब भी ऑर्डर किए गए हैं, जो औकात होते हैं अदालत के उसके बाहर। लिहाजा ये एक कोई चीज कायदे के तौर पे तो किसी तरह भी गलत नहीं है। ये जरूर है कि माजी करीब में या हम पीछे देखें तो इस तरह अदालतों का खुलना रात को देर से, ये इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात कोई गलत है या नहीं होनी चाहिए।
एक मैं समझता हूँ नाजायज तनकीद हुई सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जब अदम एतमाद का मामला चल रहा था, और अदालतें ये शायद अब दिखाना चाह रही हैं कि हमारे इख्तियारात सिर्फ सियासी नौयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए रात गए तक इस्तेमाल नहीं होते। आम इंसान जो हैं, आम शहरी जो हैं, उनकी इज्जत, उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदालतें खुल सकती हैं। तो ये यकीनन शायद इसमें कोई रद्द अमल हो माजी करीब के वाक़यात का, लेकिन ये हमको इसको कोई बहुत अनहोनी बात नहीं कह सकते। सलमान साहब, बट ये भी है जैसे आपने जिक्र किया कि पहले देयर वाज अ टाइम जब कोर्ट्स की तरफ देखा जाता था तो ज़्यादा जिक्र उनकी एक्टिविज्म का ह्यूमन राइट्स केसेस के हवाले से ही होता था। ये 2008 के बाद हमने रुझान देखा है कि ज़्यादा एक्टिविज्म जो है हमें सियासी मामलात पर नज़र आती है। क्या ये हम कह सकते हैं? देखिए, सियासी मामलात में अदालतों का रोल तो बहुत पुराना है, 1954 से कम से कम है, 56 से है, मौलवी तमीजुद्दीन केस और उसके बाद के जो वाक़यात हैं। जितनी दफ़ा भी कोई असेंबली तहलील हुई, मामला अदालत में आया, इसी तरह जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगाने वाले ये कोशिश करते हैं कि उन्हें अदालत से कोई तौसीक जुडिशल एक्टिविज्म या सुओ मोटो नोटिस के हवाले से बात करें। देखिए, एक्टिविज्म या सुओ मोटो जो है ये भी एक कैटेगरी है। यहाँ पे सुओ मोटो तो गालिबन नहीं हुआ, ये इनमें बहुत सारे मामलात में कोई पिटिशनर होता है। देखिए, सुओ मोटो क्या है? सुओ मोटो ये है कि अदालत किसी चीज का नोटिस ले ले बगैर किसी पिटिशन के आए। लेकिन पिटिशन का आना जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं हुआ करती। कोई भी शख्स जाके कह सकता है कि ये एक वाकया हुआ है, मैं इस हवाले से तशवीश रखता हूँ या मेरे हुकूक पामाल हुए हैं, आप मुकदमे को चलाइए। तो मुकदमे दायर करने वाले भी मुयस्सर होते हैं। जब किसी ने कोई मुकदमा करवाना होता है मुक्तदर ताकत ने, और कई दफा उसमें अदालत भी माजी में शामिल रही है कि उनकी तरफ से इशारा आ जाता है कि ये पिटिशन कर दीजिए, हम कुछ कर देंगे। तो इसलिए सुओ मोटो मेरी नजर में कोई बहुत अहम बात नहीं है, क्योंकि सुओ मोटो का मुतबादिल यही है कि एक पिटिशन दायर हो तो पिटिशन तो दायर हो ही जाती है। असल बात यह है कि किस नौयत के मामलात में दिलचस्पी दी जा रही है और कितने इनेमाक से दिलचस्पी दी जा रही है। तो आजकल हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अदालतों का जो रोल है वो बिल्कुल फोकस में है। सियासी तौर पे जो इमरान खान साहब ने अदालतों के हवाले से गुफ्तगू की, तवातुर से जलसों में, उसकी वजह से एक माहौल तो पैदा हुआ है। और उस माहौल में अदालत अगर ये दिखाना चाहे कि हम हर किस्म के मामलात में इंसाफ देने को मौजूद हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। अवाम का एतमाद अदालतों में बहाल होना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि अदालतें खुल सकती हैं रात के वक्त उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आजकल जंगलात में आग लग रही है, फायर के केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं और बहुत रिपोर्ट भी हो रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में जो लगी हुई आग है, ज़िला शहरानी में जंगलात में लगी हुई इस आग को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, मगर अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। जो मुकामी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि जंगलात का 35% हिस्सा जो है वो अब तक जल चुका है और उनके अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 किलोमीटर के रकबे के ऊपर फैली हुई है ये आग। और इसको अब रवायती तरीक़ों से, जिसमें पैदल चलने वाले रज़ाकार शामिल हैं, उससे बुझाने की जो कोशिशें अभी तक की गई हैं वो नाकाम रही हैं। जो इरानियन जेट फाइटर के ज़रिए इस आग को बुझाने का अमल है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद हैं गालिब निहाद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। जी बताइएगा सर कि ये क्या जो है मसला है, क्यों नहीं अब तक आग पे काबू पाया जा चुका, और कोई अगर तफसील है ताज़ा तरीन आपके पास तो वो भी हमारे साथ शेयर करें।
जी बिल्कुल, ये वाक़या है 9 मई का, जब ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुग़ल कोट में आसमानी बिजली गिरने से ये जंगलात हैं कोहे सुलेमान पर वाक़या, जिसमें जैतून और चलगोज़े के बड़े बड़े दरख्त जिनकी तारीख़ जो है वो कई दिहाइयों पर मुहित है, उनमें जो है वो आग भड़क उठी। ताहम हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया भी सोई रही और सूबाई हुकूमत की कान पर भी जू नहीं रेंगा तब तक जब तक जो लोकल्स हैं उन्होंने NA-50 को एहतजाजन बंद नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से और NDMA की जानिब से जो है वो आग बुझाने के लिए इक़दामात शुरू किए गए और जो सरकारी मशीनरी है वो भी हरकत में आई। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सर माफ़ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ यहाँ, तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि गफलत जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत पे आती है कि उन्होंने शुरू में किया ही कुछ नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तकरीबन 4 से 5 दिन जब आग लगी रही तो हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को कानो कान इस बात की खबर ही नहीं थी कि जो जंगलात हैं उनमें आग भड़क उठी है। हमने ये पहले भी रिपोर्ट किया कि नेशनल हाईवे जो योब की कौमी शाहराह है उस पर जब इलाका मकीनों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया तब ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। कितने दिन के बाद हुआ सर फिर जब ये हरकत में आई? जी देखिए, मामला कुछ यूँ है कि तकरीबन आग लगने के 7 से 8 दिन बाद हुकूमती मशीनरी जो है उसने अपना काम शुरू किया और इस वक्त भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, जिसमें हुकूमती मशीनरी समेत पाक फ़ौज के एहलकार और उनका एक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि मेरा इत्तफ़ाक हुआ कल उस इलाके में जाने का कि आग के बड़े बड़े शोले और धुएँ जो हैं वो कई किलोमीटर दूर से ही वाज़े हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया उसके मुताबिक 20 से 25 किलोमीटर का ये रेडियस है जिसमें आग लगी हुई है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि पैदल चलने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि एरियल जो सर्विसेज हैं उससे भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो फायर वॉल्स बनाई जाती हैं उनसे भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम तर जो हुकूमती कोशिशें हैं ये अब तक नाकाम दिखाई देती हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया का तो मौक़िफ़ ये है कि आसमानी बिजली गिरने से ये आग का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब हमारी बात हुई वहाँ पर सर माफ़ करिएगा, यहाँ आपकी बात 1 सेकंड काट रही हूँ कि ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली जो बात जिक्र हो रहा है बारिश नहीं हुई, गर्मी है, क्या इसका भी कोई ताल्लुक है इस आग से या उसको बुझाने की जो कोशिशें नाकाम हुई हैं उससे? जी देखिए, ये जो इलाका है योब, अमूमन यहाँ पर गर्मी उस तरह नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में रिकॉर्ड की जाती है। जो इलाका मकीन है और जो वहाँ के किसान हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पहाड़ पर अक्सर औकात सबसे ज़्यादा अगर गर्मी भी रिकॉर्ड हो तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ताहम उनको वजह बनी कि आसमानी बिजली गिरी और इतने बड़े जंगल में आग लग गई। जी ये तो समझ से बालातर है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ कुछ और है, जो इलाका मकीन है उनका मौक़िफ़ कुछ और है। इलाका मकीन कहते हैं कि उनके रोज़गार पर ये एक लात मारी जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है। ताहम इलाका मकीन भी इस चीज़ से बेखबर है कि ये कौन सी ऐसी साजिश है। जी इलाका मकीनों का भी इस हवाले से कोई मौसर और कोई वाज़े बयान सामने नहीं आया, बस तो वो भी एक बात ही कहे जा रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये लगाई जा रही है। ताहम अब मामले की इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू होगी जब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और उसमें यह भी पता चलेगा कि आया ये आसमानी बिजली से आग का सिलसिला शुरू हुआ था या किसी साजिश के तहत इन जंगलात को आग लगाई गई। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो ऑपरेशन जिस रफ्तार से जारी है उससे लगता नहीं कि मज़ीद 2-3 दिन तक आग पर काबू पाया जा सकेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि फ़ायदा क्या होगा जो अगर साजिश का जिक्र कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ के रिहायशी, तो अगर ये जल गया सारा जंगल उनका तो नुकसान होगा सो होगा रिहायशियों का, मगर फ़ायदा किसी का कैसे हो सकता है? जी इसके हवाले से मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि उनके पास भी कोई ऐसा मौसर जवाब मौजूद नहीं। आग लगी है और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं।
मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत आग लगी है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई मौसर ऐसा जवाब नहीं जिससे वो मुतमईन कर सकें। ताहम जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ ये है कि आसमानी बिजली जब 9 मई को मुग़ल कोर्ट पे गिरी उसके बाद ये आग का सिलसिला शुरू हुआ, जो फैलते फैलते शिरानी पे वाक़या कोहे सुलेमान के पहाड़ों के जंगलात तक आग पहुँच गई और इस वक्त भी आग जो है वो बेकाबू है और वो संभलने का नाम नहीं ले रही। फ़िज़ाई ऑपरेशन भी इसमें जारी है। ताहम ये सिलसिला कुछ यूँ है कि हमने जब कल वहाँ पर विज़िट किया तो जो इलाका मकीन थे वो बहुत परेशान थे। महकमा जंगलात के भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कितने दरख्त अब तक जो हैं वो इस आग से मुतासर हुए हैं, तो उन्होंने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया कि 10 से 15 हज़ार दरख्त जो हैं वो इस वक्त जल कर खाकस्तर हो गए हैं। जबकि बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।